वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं अभी लाइव। जय हिंद, नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग, हाउस द जोश। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन टॉपिक है। एक ही क्लास में लपेट देंगे पूरे टॉपिक को और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, बिल्कुल बेसिक चैप्टर हैं और एक सवाल 101% यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप नेवी की बात कर लो, चाहे एयरफोर्स की बात कर लो, चाहे एनडीए की बात कर लो। एनडीए में चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते जितने नेवी एयरफोर्स में होते हैं, लेकिन सवाल जरूर बनता है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में पूरे जोश के साथ में लपेटेंगे। सारे बच्चे तैयार रहना, सबके सब तैयार रहना। फटाफट से क्लास को स्टार्ट करूँ इससे पहले देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपका ये लेक्चर नंबर 132 देख रहे होंगे आप बेटा, ठीक है। लेक्चर नंबर आपका सिलेक्शन बेच 132 यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा क्लास की टाइमिंग बेटा 10:10 और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी पहली क्लास आपकी स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहली क्लास आपकी स्क्रीन पर है और आज पहली क्लास में उड़ा देंगे, लपेट देंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बहुत बेहतरीन सवाल आपका बनने वाला है, टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट, टॉप लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपन बात करेंगे, बहुत ही यूनिक होने वाला आपका कॉन्सेप्ट, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, अगर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारी टीम RS सर लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बैक टू बैक। और अभी तो कहते हैं, अभी तो देखो, अभी तो तुम्हारा भूत बनाना बाकी है, क्योंकि जब हम भूत बनेंगे तो तुम्हारे को भूत बना के छोड़ेंगे। और अगर हम और आप भूत बन गए तो उसके बाद में भैया फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की तो क्या बैंड बजाने वाले हैं, वो आपको आने वाले टाइम में पता चल ही गया होगा और आगाज हमने कर ही दिया है। तो पता चल जाएगा बहुत जल्दी आने वाले टाइम में कि क्या बैंड बजाने वाले फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के टॉप लेवल पे। हम भूत बनेंगे, आपको भूत बनाएंगे, तो फिर फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश कहाँ टिकने वाला है, गारंटी के साथ दावा करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो बेटा ये मेरा प्रोफाइल है, आप मुझे इस प्रोफाइल पे अनअकैडमी मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस होती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लास में। ये हमारी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटा ये कैटेगरी सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में हमारा जो नया वाला बैच कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो 3 मंथ या 6 मंथ या आप 12 मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं RS सर लाइव, देन 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं, मैथ, इंग्लिश, GS, सारे सब्जेक्ट। अगर बात करो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम चैनल, टीम RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है और 32,000 प्लस बच्चों ने ज्वाइन करके रखा हुआ है। आपको भी ज्वाइन करना है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस के अपडेट दे दिए जाते हैं। क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मेरे सोल्जर्स का जोश देखने को मिलेगा, एक जोश, एक सपोर्ट। वो कहते हैं बेटा एक बार क्लास को शेयर कर दें दिल से, पूरे जोश के साथ में, और बोल दो जहां पर भी क्लास शेयर कर रहे हो, बोला आ जाओ, दंगल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जबरदस्त वाला। एक ही क्लास में लपेट देंगे, लेकिन क्लास को शेयर कर दो, शेयर हो फटाफट से। जय हिंद बेटा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जल्दी से क्लास को शेयर कर दो बेटा, जल्दी से शेयर कर दो फटाफट। मैं स्टार्ट करता हूं, फिर देखिए धमाल करने वाले हैं। 700 बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं बेटा, क्या बात है। देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की। आपका बेटा शेयर कर देना क्लास को, विश्वास किया है मैंने मेरे सोल्जर्स पे, वो मुझे सपोर्ट करेंगे पूरा, क्लास को जरूर शेयर करेंगे। एक छोटा सा विजुअल इफेक्ट मैंने लगाया है, जरा गौर से देखना बेटा। यहाँ पे मैं पहले 3 अक्षों की बात कर लूंगा बेटा, सारा हलवा इसी में बना देंगे, आगे तो इसकी कहानी सुनेंगे हम, ध्यान दीजिए। 3 अक्ष है, एक X अक्ष है, एक Y अक्ष है और एक Z अक्ष है, जो आपको दिख रहा होगा। ये जो ब्लू लाइन्स आपको चलती हुई दिख रही है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा गौर से देखना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो रेड लाइन्स आपको चलती हुई दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कहानी क्लियर कर दूं, मैं आपको बहुत पीछे लेके जाऊंगा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में, और एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, सारे बच्चे मेरे साथ आ जाएंगे। जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहली क्लास लिया था तो मैंने कहा था कि अगर किसी चार्ज को अगर रेस्ट में रख दिया जाए तो वह अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। एग्जाम में सवाल आ चुका है। अगर किसी चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करवा दिया जाए तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट करता है। और अगर उसी चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन अगर नहीं करवाया जाए, एक्सेलरेट मोशन हो जाए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और साथ में एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। निकाल लो इसको साइड में, इसकी बैंड बजाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ये जो एनर्जी निकल रही थी वहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं ऑपरेशन करने वाला हूं। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड और डब्ल्यू फॉर वेव, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। पॉइंट नोट करना, क्योंकि अभी मैं इसकी एनर्जी पूछूंगा आपसे, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। टाइटल का ऑपरेशन कर दो, इसका टाइटल का ऑपरेशन कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टाइटल का ऑपरेशन कर दो बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है। और राज की बात यह है, अगर चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्स की दिशा में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स की दिशा में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है ये जेड एक्स की दिशा में है, जो कि रेड कलर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ई वेक्टर और बी वेक्टर में बहुत सारे सवाल तुम्हारे को यहीं से तैयार करवा दूंगा अभी का अभी। पहला सवाल कमेंट बॉक्स में बच्चा रिप्लाई कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड कौन से होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। अभी का अभी याद करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल परपेंडिकुलर होंगे दोनों। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है, और आपको पता है वाई एक्स और जेड एक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। दूसरी बात है बेटा, ये वेव कहाँ पड़ रही है, ये वेव कहाँ जा रही है? ये वेव जा रही है एक्स एक्स की डायरेक्शन में। ये वेव कहाँ जा रही है? एक्स एक्स की डायरेक्शन में। तो अगर मैं ये कहूं कि वेव प्रोपोगेशन, तरंग संचरण एक्स एक्स के भी, तरंग संचरण वाई एक्स के भी परपेंडिकुलर है, जेड एक्स के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि आपको यह बात पता है कि एक्स एक्स भी वाई एक्स के परपेंडिकुलर होता है और जेड एक्स के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों अक्षों के परपेंडिकुलर मोशन करता है, लंबवत दिशा में आगे बढ़ता है। एक छोटा सा इमेज बना देता हूं ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। ये जो डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बढ़ेगा, और ये क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो एक डायरेक्शन आएगा जो कि एक्स एक्स की दिशा होगी, और प्रोपोगेशन इसका एक्स एक्स की डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बेटा? चलो फिर से एक बच्चे का कमेंट पड़ा, नहीं सर समझ नहीं आया। चलो बेटा आ जाओ मैदान में, बनाता हूं एक बार एक और नया स्ट्रक्चर, फिर मुझे बताना, जब तक समझ नहीं आया मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स, बेटा गौर फरमाइएगा। सभी बच्चे ईमानदारी से, जब तक मैं हूं टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। ठीक है बेटा? और अब ये इधर चला जाएगा और रेड कलर वाला पीछे आ जाएगा। एक बेटा ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब वो सवाल सारे के सारे में फिर से दोहराता हूं, पूरे सवाल फिर से दोहराता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन।
जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि एक वाई एक्स की दिशा में है तो एक जेड एक्स की दिशा में है और एक्स एक्स की डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है। तो पहला सवाल, ई वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। दूसरा सवाल मेरा, वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा में है। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ई और बी ये तल बन गया तो वेव इधर जाएगी। ये वाई एक्स ये जेड एक्स, या ये वाई एक्स ये जेड एक्स, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एक्स एक्स। देखना जरा गौर से, ये वाई एक्स ये एक्स एक्स बाहर की तरफ, तो ये मेरे जिस तरफ मेरा मुंह है वो क्या बच गया, एक्स एक्स। इधर वेव का प्रोपोगेशन होगा, इधर वेव आगे बढ़ जाएगी। ये वेव का डायरेक्शन है, ये वाई एक्स और ये जेड एक्स। मैं 3D में डायग्राम नहीं बना सकता, नहीं तो मैं ऐसे बता देता, ये मेरा हाथ जेड एक्स है, ये वाई एक्स है, ये वेव का प्रोपोगेशन होगा आगे की तरफ, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के लिए। अच्छा, दूसरी चीज ये हो गया, डायग्राम हो गया और आपका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई डाउट, इसके अलावा किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ से जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फिर मैं एक सवाल आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। यहां से जो बेसिक सवाल बताए मैंने सब क्लियर है, एक बार जोश नजर आ जाए बच्चे का मुझे जल्दी से। सवाल प्रैक्टिस करवा चुका हूं मैं आपको, ये सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, याद रख ले बेटा। परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, याद रख लें। सवाल बनेगा एग्जाम का डायरेक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन बढ़ जाएगा बेटा, बहुत जबरदस्त बेटा, ठीक है। बट हिंदी में बताओ बेटा, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित विद्युत क्षेत्र परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट करेगा बेटा। दिल तक मेरे सवालों के कॉन्सेप्ट पहुंच रहे हैं, जवाब आपको मिल रहा है तो एक बार कमेंट में या लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा के बता देना। दूसरा सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्या क्वेश्चन है, क्या ये सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है? राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट वाला सवाल याद है आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, समान कला में होते हैं, समान कला में। याद आया कुछ? डायग्राम याद दिलाता हूं, इस सवाल को क्लियर करूंगा बेटा। कला, कला पे आओ बेटा, इधर आओ। ये वाली लाइन दिख रही है बेटा, यहां से दोनों ग्राफ स्टार्ट हुए, ये वाली लाइन दिख रही है, दोनों ग्राफ फिर से मिल गए। ये थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में खींच दिया है, यहाँ पे ग्राफ मिल गए। तो बेटा इसकी फेज और इसकी फेज दोनों की सेम है, इसकी फेज और इसकी फेज दोनों की सेम है, यानी समान कला में चलते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, समान कला में चलेंगे। एक बार बेटा मैं फिर से डायग्राम बना दूंगा तुम्हारे लिए, बस एक बार तुम फील तो करो इस कॉन्सेप्ट को। ये देखिए बेटा, ये कला इनकी सेम है, ये कला इनकी सेम है, ये इनकी कला सेम है। बताओ अभी भी किसी बच्चे का इस सवाल के लिए कोई डाउट हो तो बोलो। एक एक सवाल तैयार करना है, कॉन्सेप्ट के ही सवाल बनेंगे, कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, इधर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। एक एक सवाल जो बन रहा है वो मैं तैयार करके दूंगा, याद करा के दूंगा अभी का अभी। 1200 प्लस बच्चे पहुंच रहे हो, 1200 के आसपास लाइक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। पहला सवाल क्लियर हो गया मेरा, दूसरे सवाल पे आऊंगा। क्या मैं आपको बता चुका हूं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेरी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन होगा, यस और नो? बोले तो एक्स एक्स, जेड एक्स, वाई एक्स, तो एक्स एक्स की दिशा में तरंग आगे बढ़ेगी, और जो एक्स एक्स की डायरेक्शन होगी ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होगा, तरंग का संचरण होगा। याद कर ले मेरे शेर, सवाल बन जाएगा। ज्यादा भी नहीं तो राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का सवाल आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन।
ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वेक्टर वाला, याद आया वो तो देख लेना, ठीक है। यस, वो पढ़ा है ना आपने बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आता है, सी वेक्टर। यस, वैसे ही है ये। दूसरा सवाल सभी बच्चों का क्लियर बेटा? दूसरा सवाल, अगला सवाल, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना है। ये मैक्सवेल ने सबका क्रेडिट खुद ले लिया, सबका क्रेडिट खुद ले लिया। कैसे? देखो भाई मैं आपको बात बताता हूं। आज हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं तो हमसे ज्यादा मेहनत आप भी कर रहे हैं। मैं केवल फिजिक्स में दिन रात लगा रहता हूं। अरे आप तो फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश तीनों पढ़ते हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हमारा जितना क्रेडिट है उससे कई गुना ज्यादा क्रेडिट आपका भी है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो सिलेक्शन नहीं होता। ये बात मानते हो? मैक्सवेल ने क्या किया, जितने भी पहले के लॉ दिए गए थे उन सबको लपेट लिया और अपना नाम लगा दिया। माल वही, पैकिंग नहीं, वही फॉर्मूला था, अपना नाम देके बोल दिया साहब मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना, मतलब डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा, बस चश्मा लगा के पहचान करना आपको आना चाहिए कि ये कौन सा नियम है, बस यही सवाल बढ़ेगा अगर आया तो। फॉर्मूला ऑलरेडी पता है लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले पीछे पड़े हुए हैं। जैसे गॉस का लो, भाई किसको नहीं पता, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है बेटा? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे गॉसेस लो सबको पता है। इसी गॉसेस लो को मैक्सवेल ने क्या कह दिया, अरे भाई ये फॉर्मूला तो मैंने दे दिया, मैंने मॉडिफाई कर दिया। ये बेचारे चल बसे थे और इसने अपना राज कर लिया आके। यहीं पे नहीं रुका, ये आगे बढ़ूंगा मैं, याद रख लो। गॉसेस लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैक्सवेल ने अपना नियम बना के ये दे दिया था। दूसरे पे आओ, यहीं पे नहीं रुका, मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉसेस ने जो लॉ दिया था उसको लपेट दिया। क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 0, ये मैग्नेट वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूं आपको। ये गॉसेस लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर 0, ये गॉसेस लॉ मैग्नेटिक फील्ड का। ये भी मैक्सवेल ने कहा, मैंने दिया है। तो पहले दो नियम बेटा याद है आपको, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बेटा, जबरदस्त आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सभी बच्चे ईमानदारी के साथ में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में फोकस नहीं कर रहे मेरे बच्चे, सीखने पे फोकस कर रहे हैं। आज कमेंट में बड़ी शांति है, मजा आ गया, दिल जीत लिया बच्चे आपने आज तो, मजेदार, जबरदस्त। पहला और दूसरा नियम क्लियर है। तीसरे नियम पे आता हूं। तीसरा नियम क्या है? तीसरा है बेटा फेराडे का लॉ, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सर इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। एक्चुअल में अपने ये पढ़ा था E बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो तो n लगा देंगे। जो बच्चा मेरे इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं वो बता दो। ये भाई साहब फेराडे ने दिया था। अब ये भाई साहब आए तो इसने क्या कर दी, पैकिंग कर दी, है ना? इसने नई पैकिंग कर दी। इसने क्या बोला, ये जो ईएमएफ है इसका विद्युत वाहक बल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का समाकलन कर दिया, लीनियर इंटीग्रेशन कर दिया, रेखीय समाकलन। और उसने क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। तो आपको ये फॉर्मूले, अब कोई बच्चा अरे गुरुजी समझ ना आयो, अरे बेटा समझना ना है तेरे को इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर सवाल आए तो तेरे को कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा, गारंटी के साथ दावा करता हूं मैं, यहां से पूछ लेगा कि ये नियम कौन सा है, या मैक्सवेल का जो नियम है फेराडे के लिए वो कौन सा है, पहचानना है। और देखते ही पहचान जाएगा, बस ज्यादा तेरे को अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम हो गया, बहुत सौ को लपेट लिया इसने, दो को इनको लपेटा, तीसरा इसको लपेटा, और अभी भी रुका नहीं है। ये देख दोस्ती कर ली मैक्सवेल एम्पियर के साथ में, मतलब मैक्सवेल एम्पियर का इक्वेशन। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर था, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर था इसका, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई का जो कॉन्सेप्ट था उसने दो हिस्सों में बांट दिया। मैं एक बार इसको नई जगह पे लिख देता हूँ यहाँ पे,
क्लोज इंटीग्रल बेटा बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी समझने में, इसलिए म्यू नोट एक्चुअल में सिग्मा आई था। मैक्सवेल ने क्या बोला, नहीं सर नहीं, बोला क्या, सिग्मा आई नहीं होता है, क्या होता है मैं बताता हूँ। फिर उसने बताया, क्या बताया, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नोट। उसने कहा सर दो करंट होती है, एक आई सी और एक आई डी। एक कंडक्शन करंट चालन धारा नाम दिया उसने जो जनरल करंट था, और एक करंट उसने वहां पे इंड्यूस्ड किया था डी, जिसे उसने उसको नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट है, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट। बेटा अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख देना, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। अब आईडी का वैल्यू भी उसने दिया है, मैं लिखूंगा, अभी इधर लिख देता हूं, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर सॉरी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नोट आई सी। आई डी का वैल्यू उसने लिखा है बेटा एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज का रेट है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन का दर। ये नियम है आपका एम्पियर मैक्सवेल का, और ये नियम इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही नियम है। बताओ जरा क्या कहते हो बेटा, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा ठीक है। रफ्तार सीरीज का टॉपिक बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं इनका मैंने करवा दिया पहले, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, एक बार ये चारों नियम बेटा रिपीट कर लो, कुछ बेसिक चीजें हैं बीच में, पहला नियम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ज्यादा मैं इसको टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये अपने टाइम देने से अपने टाइम की बेइज्जती हो जाएगी। अपने को आना मेन मुद्दे पे, वेरी की पावर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा, उठा उठा के पटकेंगे इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है। और जिन बच्चों को पहला सवाल मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया, आंसर पता है, कमेंट कर दो, लपेट दो फटाफट जल्दी से। ये सवाल ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, आगे फिर से पूछा जाएगा बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जल्दी से बताओ फटाफट, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत, उत्पत्ति स्रोत कहां से उत्पन्न होती है बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। मूविंग चार्ज, बहुत बढ़िया, और बेटा, यस, एक्सेलरेटेड चार्ज, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, बिल्कुल देखो, मूविंग चार्ज यानी गतिमान आवेश या एक्सेलरेटेड चार्ज ऐसे बोल सकते हैं इसको, ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, यस सर। ऑसिलेटिंग चार्ज, दोलायमान आवेश, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ये लैंग्वेज आएगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, दोलायमान आवेश, दोलायमान ऑसिलेटिंग चार्ज, ये कंफ्यूज करता है बच्चे को। और गतिशील, और वो भी एक्सेलरेटेड, गतिशील आवेश, एक्सेलरेटेड चार्ज, लपेट दो बेटा मजेदार लेवल पे, पहले बता दे रहे हैं तुम्हारे को, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए सभी बच्चों का फटाफट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है, जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी निकालता है। ये वही कॉन्सेप्ट है, याद हो गया, आगे बढ़ूंगा मैं फटाफट से, याद होता जा रहा है, जोश नजर आ जाए मुझे, जोश में कमी नहीं चाहिए मुझे, 0.1% भी, वो चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, प्रॉपर्टीज में आगे आ जाओ फटाफट से, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है यहाँ पे। यार एक सवाल अपन यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं क्या प्रॉपर्टी में जाने से पहले, चलो इधर ही लिख देंगे, प्रॉपर्टी में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले सवाल पे आ जाओ,
ये सवाल आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका। मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, चीरफाड़ करूंगा बढ़िया लेवल से, अच्छे से। पहले बता देता हूं बेटा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है इसका, पहले कह दे रहे हैं। आप कमेंट में लिख दो, मैं इधर लिख देता हूं। देखना बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी बच्चे को तकलीफ हो, दर्द हो तो बता देना पहले कि सर दिमाग फट रहा है मेरा। c बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। बताऊंगा कितने सवाल बने हैं यहाँ से, कितने सवाल पूछे जा चुके हैं। अभी तुम एग्री करना फटाफट से। c प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। पहला सवाल तो ये। इस फॉर्मूले की बात तो बाद में करूंगा। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का ऑपरेशन तो अब करेंगे। पहले इतना पता कर लो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका जो स्पीड है वो लाइट वेलोसिटी के बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद हुआ बेटा? क्लियर है? यहां से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वाला। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर अपन यहाँ पे इसका ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो बेटा यूनिट ऑफ √μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ। जल्दी से देखो, मुझे कमेंट करो, मैं इसका ऑपरेशन किए बिना नहीं छोड़ूंगा। यूनिट ऑफ √μ0 एप्सिलॉन नॉट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से जल्दी बताओ बेटा। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताओ। अरे ये प्रकाश का चाल है, मीटर पर सेकंड, ये उलट गया ऊपर तो वो यूनिट भी उलट जाएगा, तो मीटर पर सेकंड की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड बटा मीटर। अरे भाई सीधी सी बात है भाई, ये 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट था तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड था, तो अब ये ऊपर चला गया है तो यूनिट भी बदल गया है। डायमेंशन ऑफ, दूसरा सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ μ0 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करना बताता हूं बेटा, सिंपल सी बात है। मैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेता हूं एक बार, बहुत इजी वे में सॉल्व करके बताऊंगा। 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर c, यानी प्रकाश का वेग, और प्रकाश के वेग की डायमेंशन क्या होगी? m1 l1 t-1। यहाँ तक किसी बच्चे को ऐतराज हो तो मुझे बताना। अब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो पहले मैं इसको लिखूंगा μ0 एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे है। अगर इसका डायमेंशन पूछता है तो डायमेंशन उलट दो, m0 l तो माइनस का हो जाएगा और t प्लस का हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था, मतलब अंडर हटाओ तो स्क्वायर करो, तो बेटा μ0 एप्सिलॉन नॉट बराबर m0 l की पावर -2 और t की पावर +2। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा गया मेरे शेर। ये ऑपरेशन मैंने पूरे इसका कर दिया है वेलोसिटी का, क्या कहते हो? पूरे वेलोसिटी का ऑपरेशन कर दिया। 3 से 4 सवाल जो बने हैं वो मैंने आपके सामने उतार दिए हैं और मेरे शेरों ने कमेंट में स्पैम कर दिया है। 1400 के आसपास लाइक्स है, 1250 के आसपास लाइव बच्चे हैं, जबरदस्त, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ूंगा मैं बेटा। एनर्जी, ऊर्जा, यहाँ पे बेटा मैं नहीं पूछूंगा कि कोई डाउट है क्या, क्योंकि अब डाउट पूछने का कोई मौका बचता ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं बचता, बचता हो तो बताना। एनर्जी, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी और मैग्नेटिक एनर्जी होगी। यानी टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी के टोटल के बराबर होगी। इतना आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक बेटा इसमें मैं लिखना भूल गया हूं पीछे, मैं यहाँ पे ही मुझे याद आ गया तो बता दे। तो बेटा नेचर, नेचर प्रकृति, इसका प्रकृति मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से यार, जल्दी से इसका नेचर मुझे कमेंट में बताओ
फटाफट बेटा, शाबाश। न्यूट्रल है? अरे क्या बात करो, नेचर पूछ रहा हूं मैं, चार्ज नहीं पूछ रहा। जल्दी बताओ। अरे न्यूट्रल, अरे क्या, मैं नेचर, प्रकृति, कौन सी प्रकृति? अरे लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या मजाक कर रहे हो क्या यार तुम भी? ट्रांसवर्स इन नेचर, अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग होती है ये, अनुप्रस्थ प्रकृति की ये तरंग है। कौन सी प्रकृति की तरंग है बेटा? अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, याद कर लेना, मेरे शेरों को पहले से भी याद होगी। ट्रांसवर्स नेचर की प्रकृति होगी इसकी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है बेटा। ओके, आगे बढ़े। चलो देखो बेटा, कोई बात नहीं है, सबका क्लियर हो गया। आगे आ जाओ, मोमेंटम। बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो अपने साथ क्या क्या लेके जाती है, सवाल में पूछ चुका हूं आपको, और अब मैं उस सवाल को लिखूंगा। यहाँ पे मोमेंटम का कोई लेना देना नहीं है, केवल इतना अपन याद रखेंगे, मोमेंटम वाला चैप्टर नहीं पढ़ना अपने को याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ साथ क्या क्या ट्रेवल करती है, वो सवाल हमें इंपॉर्टेंट है बेटा। एनर्जी, ऊर्जा, मोमेंटम, एनर्जी, मोमेंटम और मैसेज। यानी यहां पे ऊर्जा आ गया बेटा, ऊर्जा का ट्रेवल करता है, ये सवाल एग्जाम में आया है बेटा, क्या क्या लेके जाती है? मोमेंटम, संवेग, और लास्ट में मैसेज यानी संदेश। ये सवाल मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस करवाया है। जिस दिन अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन का PYQs लगाएंगे, उस दिन देखना आग लगा देंगे इन सवालों में, सब में, क्योंकि इसके क्वेश्चन लिमिटेड हैं, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये देख लो आप, एनर्जी, मोमेंटम और मैसेज लेके जाती है, ऊर्जा, संवेग और संदेश का ट्रांसमिशन इसमें होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस इसमें इतना ही आपको याद में रखना, और ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। यस, कोई चार्ज पूछ ले तो चार्ज में पॉइंट नंबर 4 डाल के पूछ लो बेटा। चार्ज वाला सवाल भी मैं आपसे क्लियर कर दूं। चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उन पे चार्ज कैसा होता है बेटा? मैं तो शॉर्ट में बोलूंगा मैंने 0 लिख दिया, मतलब न्यूट्रल है, उदासीन है। बच्चे अभी कमेंट लिख रहे थे, मैं नेचर पूछ रहा था ना, ट्रांसवर्स नेचर पूछ रहा था, उस समय बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। ये देख लो बेटा, 0 चार्ज बोले तो न्यूट्रल, 0 चार्ज होता नहीं है, अपन इसको न्यूट्रल लिख सकते हैं। आज अपनी आर्मी पूरे जोश में नजर आ रही है, ठोक दो 1500 लाइक फटाफट नैनो सेकंड में, क्या बात है, 1250 बच्चे फुल जोश में। चलो आगे बढ़ते हैं। विकिरण दाब, एक छोटी सी बात बोलूंगा, छोटा सा लॉजिक है, समझ लो। बताया ये जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस भी सरफेस पे गिरती है उस पर दाब डालती है। सुनना मेरी बात, अभी खत्म कर देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस भी सरफेस पे गिरती है उस पर दाब डालती है, प्रेशर डालती है। बिल्कुल हमने मान लिया। फिर हमने ये कहा कि सर लाइट वेव कैसा है, तो हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपने पूछा सर लाइट वेव यानी दृश्य प्रकाश तरंगे कैसी वेव है, हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सर आपने अभी बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस भी सरफेस पे गिरती है उस पर दाब डालती है, मैंने कहा जी हाँ। तो बताओ लाइट वेव भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी तो दाब डालेगी ना? बिल्कुल डालेगी। तो भैया सूर्य का प्रकाश तो बरसों से पृथ्वी पे गिर रहा है, अपने मकान बाहर इतने सारे सामान रखे हैं घर के बाहर, अपना मकान खुले में है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, सुबह गिरना स्टार्ट होता है, शाम तक गिरता है, विकिरण दाब से मकान जमीन में चले जाने चाहिए, होगी फिजिक्स पूरी फेल, दाब डालता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो आपका रेडिएशन का प्रेशर है वो नेगलेक्ट होता है, इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, क्या कि किसी भी सतह पर प्रकाश आपतित होने पर उसके यूनिट एरिया पे जो यूनिट टाइम इंटरवल में जो संवेग है उसको अपन विकिरण दाब कहते हैं। लेकिन ये नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तो ना तो आपको डेफिनेशन का कोई कॉन्सेप्ट बनता है कि कोई डेफिनेशन पूछ लेगा। बस इतना जरूर है, राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का एक सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विकिरण दाब डालती है,
यानी रेडिएशन प्रेशर डालती है? जी हाँ, बस वही सवाल है और कोई सवाल नहीं है। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा। तैयार हो जाओ। खत्म होने वाला है मामला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, स्पेक्ट्रम आ गया है। इसका मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। आप स्कूल लाइफ में पढ़ते होंगे, वो दिन याद करके आपको भी अफसोस होता होगा, बोला वो दिन लौट के आ जाए, कभी नहीं आएंगे। स्पेक्ट्रम आपकी प्रेजेंट होती थी रोल नंबर से, रोल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ना प्रेजेंट बोलते थे आप। तो वो अल्फाबेटिक के हिसाब से आपका रोल नंबर दिया जाता था आपके नाम से। तो आपके रोल नंबर अल्फाबेट के अलोंग आपको एक स्पेक्ट्रम बना दिया। हमने कहा बच्चों को क्लास में बिठाना है, सर कद के हिसाब से बिठाओ, तो मैंने बच्चों की लाइन लगाई, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, है ना। तो मैंने हाइट के हिसाब से उनका एक स्पेक्ट्रम बना दिया। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं, स्पेक्ट्रम का मतलब है एक कॉम्बिनेशन, और उसमें दो चीज आएगी, एक फ्रीक्वेंसी और एक वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक फिक्स ऑर्डर में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अरेंज कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, तो उसे हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कह देंगे। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक निश्चित क्रम, एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है? ठीक है, यस सर। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब मैं मुद्दे वाली बात कर लूंगा फटाफट से। ठीक है, मुद्दे वाली बात कर लूंगा मैं फटाफट से। देखिए जो लॉजिक है वो क्या है, उस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। जो सवाल बनने वाले हैं, सबसे पहले गामा रे, एक सवाल जो मैंने सुबह में प्रैक्टिस करवाया था, शाम को प्रैक्टिस करवाया था। वेवलेंथ मिनिमम और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, याद रखना गामा के लिए। गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इसका यूज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी करने में, और बेटा कैंसर उपचार में। ये याद रखना बेटा, एक दो बार पढ़ लोगे, रट्टा मारने से तो नहीं होगा, एक दो बार पढ़ लोगे तो याद होने लगेगा। और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको अभी याद करवा दूंगा। अच्छा, एक्सरे चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने में, रेडियोग्राफी में, कुछ खास नहीं। ये आया इंपॉर्टेंट, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। बेटा ये एक तो सवाल नोट करना, पहला सवाल यहाँ से सवाल बन सकता है। जो अपना भोजन है उसको सुरक्षित रखने के लिए, सर्जिकल उपकरणों की सफाई करने में, उनके कीटनाशक खत्म करने के लिए। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेखन परीक्षण में, फिंगरप्रिंट्स आदि में इसका यूज होता है। इसको छोड़ो आप, ये दो तो ये करो। और दूसरा बेटा, इन यूवी रेज का कौन ऑब्जर्व कर लेता है? ओजोन लेयर। कौन सा लेयर बेटा? ओजोन लेयर, ओजोन परत। ये याद रखना बेटा, ये सवाल बनता है। ओजोन परत, ओजोन लेयर इनको ऑब्जर्व कर लेती है, इनको अवशोषित कर लेती है। इनका यूज भोजन को सुरक्षित करने में, और जो सर्जिकल उपकरण होते हैं मेडिकल लाइन में ऑपरेशन वाले जो औजार होते हैं, उनको कीटाणुनाशक मतलब कीटाणु रहित बनाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर ये दो इंपॉर्टेंट यूज, और ये ओजोन लेयर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और वो कहाँ पाई जाती है? एक बच्चे ने कमेंट में मुझे एक सवाल और याद दिलवा दिया, वो कहाँ पाई जाती है बेटा? समताप मंडल में। ये सवाल भी मुझे याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था, समताप मंडल वाला। चलो आगे आ जाओ। ये देखो लाइट वेव, विजिबल लाइट। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है वो यही है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पे आ रहा है, विजिबल लाइट, वो यही है। वस्तुओं को देखने में, हम वस्तु को देखते हैं, विजिबल लाइट में इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद में अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड, मांसपेशियों के खिंचाव के उपचार में, धुंध में, कोहरा अथवा रात्रि फोटोग्राफी में। ये सवाल बनता है एक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। और एक इलेक्ट्रॉनिक रिमोट, वो जरूर लिख लेना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिमोट। इलेक्ट्रॉनिक जो रिमोट होता है ना, उसमें इसी का यूज होता है, इंफ्रारेड का, अवरक्त किरणें का। और ये बेटा हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, याद कर लेना बेटा, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है बेटा। इंफ्रारेड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये एग्जाम में आया हुआ है, रिमोट वाला मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया।
और ये सवाल भी बनता है ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है बेटा, बहुत ही जबरदस्त सवाल आपका। ठीक है, चलो, और लास्ट आपका आता है बेटा रेडियो वेव या माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे। रेडियो वेव के लिए लेमडा मैक्सिमम होता है और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होता है, याद रखना बेटा, ये सवाल बनता बहुत ज़्यादा। और इसका उपयोग बेटा आपका राडार कम्युनिकेशन में और टेलीविजन कम्युनिकेशन में है ना, राडार कम्युनिकेशन है, आपका टेलीविजन कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन जिसको अपन बोल सकते हैं, इसमें यूज होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर संचार में किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग, ये पूरा स्पेक्ट्रम है बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? स्पेक्ट्रम है जो हमने यहाँ पे आपको बना के दिया है। ये बात आपको याद में रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर को फिनिश कर दिया है पूरा का पूरा 40 मिनट में। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लास में आपको याद करवाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। कल कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन की 2 क्लास होगी, 2 क्लास में कम्युनिकेशन भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो प्लेलिस्ट है बेटा, नहीं वेवलेंथ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वो एक्स के लिए आया था एक बार एग्जाम में, एक्स के लिए एक बार एग्जाम में आया था, कहाँ गया वो? एक्स के लिए एक बार एग्जाम में आया था बेटा, मैं क्लियर कर देता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम बस। एक्स के लिए एक बार पूछ लिया गया था 1 एंगस्ट्रॉम, एक्स के लिए आया था एक बार एग्जाम में 1 एंगस्ट्रॉम। एक बार सभी बच्चे हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई कर देंगे, जबरदस्त आपका रिस्पॉन्स, और आगे का जो हल्ला बोल आने वाला उसके लिए तैयार हो जाना। प्रिपरेशन चल रही है बैक टू बैक, बहुत जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा। और जस्ट मेरे बाद में रेंज की क्लास होने वाली है, फंक्शन में जो पार्ट आपका रेंज वाला वो पार्ट करेंगे, मुकेश सर लेके आ रहे हैं 11 बजे पूरे जोश के साथ में, क्योंकि बेटा अब रेस्ट करने का टाइम नहीं है। तू दिन गिन ले, दीवार पे लाइन लगा ले, कितने दिन तेरे पास बचे हैं। 50 डेज मान के चल, 20 दिन हमारे हैं, उसके बाद में 30 दिन में तो तेरे को भूत बना देंगे, पहले बता दे रहे हैं। लास्ट के 30 दिन में पता नहीं चलेगा कब सुबह कब शाम होती है। तो बेटा फटाफट कॉन्सेप्ट पे फोकस कर ले, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। जो भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और बाकी बच्चों को कहना है क्या है, लाइक बटन पे प्रेजेंट अपनी जरूर लगा के जाना। बाय बाय, एक बार फिर से जय हिंद बेटा।